Omar Khalid, a former Jawaharlal Nehru University student leader, was arrested on September 13th this year in connection with the Northeast Delhi riots that broke out in the national capital early in February. The student leader has been charged under the stringent Unlawful Activities Prevention Act in connection with the riots. Now, since his arrest, several scholars, academicians, filmmakers have said that he's been falsely accused under the anti terror laws. Today, we are in conversation with Syed Kasim Rasool Ilyas, who's Umar Khalid's father. Thank you so much, sir, for taking out time and speaking to me. ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उमर खालिद का नाम बहुत से रिपोर्ट्स और बहुत से चार्जशीट्स में आया जो दिल्ली पुलिस बार बार निकाल रही थी। बहुत आर्टिकल्स में हमने उनका नाम पढ़ा, उनके अरेस्ट होने के पहले भी। और उसके बाद उन पे इतना स्ट्रिक्ट लॉ लगा दिया जिनकी वजह से उनका निकलना मुश्किल हो गया। बहुत लोग उन्हें अक्यूज्ड मान भी चुके हैं अभी तक। डू यू सस्पेक्ट एनी कॉन्स्पिरेसी? क्या आपको लग रहा है कि पीछे कोई साजिश है या किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी या किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो सीए एनआरसी मूवमेंट थी, ये कंप्लीट डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी। हाँ जी। और ये एक कानून, एक लॉ बनाया गया जो डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसी वजह से पूरे देश में इट वाज ए मास मूवमेंट थ्रू आउट द कंट्री। शाहीन बाग बने, जामिया के लोग सामने आए, एएमयू के लोग सामने आए, और सबने एक आवाज उठाई कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इट वॉज नॉट ए मूवमेंट बाय मुस्लिम कम्युनिटी, सब लोग उसमें शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर आदमी उसमें शामिल था जी। अब आप देखिए, उसी दरमियान में फरवरी में यहाँ, यानी दिसंबर से ये मूवमेंट शुरू हुआ था, फरवरी में यहाँ दंगे हुए। दिल्ली का हर आदमी जानता है कि दंगे किसने करवाए थे, इसके पीछे किसकी कंस्पिरेसी थी, कौन लोग इन्वॉल्व थे, किन्होंने हेट स्पीच दी थी। उनके खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं होती है। हाँ जी। और अब आप देखिए कि वो उन लोगों को जो सीए एनआरसी मूवमेंट के अंदर फोर फ्रंट पे थे, उन लोगों को एक एक करके फंसाया जा रहा है। इसमें सिर्फ उमर खालिद का नाम नहीं है। उमर खालिद के अलावा अभी तक 23 लोग यहाँ पे अरेस्ट हो चुके हैं, और अब जिन लोगों का नाम इसमें है उसमें योगेंद्र यादव है, प्रोफेसर अपूर्वानंद है, हर्ष मंदर है, नदीम खां है, और कई लोग हैं। तो मेरा कहना ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि आप स्ट्रिंजेंट लॉ लगा रहे हैं, यूएपीए लगा रहे हैं, उमर के ऊपर में 24 सेक्शंस लगे हैं, जिसमें यूएपीए भी है, आर्म्स एक्ट भी है, 302 है, 307 है, 124A है, 120B है, और पता नहीं क्या क्या है। सवाल ही पैदा होता है, आपके पास एविडेंस क्या है? एविडेंस के नाम पर आप सिर्फ चंद वीडियोस को पेश करते हैं। आप वो जो वीडियो या स्पीचेस के जो वीडियो है, उसको अगर आप देखेंगे तो वो वीडियो तो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, हर आदमी देख सकता है। उस पे जो आरोप लगाए गए उनका उससे क्या मेल है? कोई मेल नहीं। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि उमर ने, और यहाँ एक काउंसलर थे ताहिर हुसैन और एक खालिद सैफ अली जो अरेस्ट हुए हैं, इन लोगों ने बैठकर एक जगह कंस्पिरेसी की थी और फंड के ट्रांजैक्शन की बात हुई थी, वगैरह वगैरह। सवाल ही पैदा होता है, जो लोकेशन बताया जा रहा है, पुलिस से उमर ने पूछा आपके पास कोई ऐसा आधार है जिस बुनियाद पे आप ये कहेंगे कि हम तीनों लोग एक जगह बैठे थे? उनका नहीं, कोई आधार नहीं है। एक सिर्फ लोकेशन तो एक पूरे उसका आता है कि इतने एरिया के अंदर कौन कौन लोग मौजूद है। तो शाहीन बाग को हर आदमी विजिट कर रहा था उस वक्त में, एक बात। दूसरी बात ये कि उमर खालिद तो उन जिन जमाने में दंगे हुए थे उस जमाने में दिल्ली में थे ही नहीं। वो तो इंडिया के अलग अलग भागों में जा रहे थे, स्पीचेस दे रहे थे, और उन तारीखों में भी नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे, उसके बाद भी नहीं थे। तो ये बिल्कुल एक बेसलेस किस्म का इल्जाम है इनके ऊपर में, बेसलेस किस्म का एलिगेशन है, और इसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं है। तो मैं, और ये स्ट्रिंजेंट लॉ जो लगाए गए हैं, इतने सारे सेक्शंस जो लगाए गए हैं, वो इसीलिए लगाए गए हैं कि आप लंबे वक्त तक के उनको जेल में रख सकें, उनको आसानी से जमानत न मिल सके। जो तरीका इन्होंने भीमा कोरेगांव में इस्तेमाल किया है, वही यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हर उमर खालिद के बारे में इनकी एफआईआर आई थी मार्च में। हाँ जी। और उमर खालिद को पहली बार इंट्रोगेशन के लिए बुलाया गया 31 अगस्त को। तो आप सोचिए कि इतने दिन आपने किस बात का इंतजार किया, और फिर उसके बाद आप हर थोड़े दिन में एक आदमी को गिरफ्तार करते हैं, फिर एक चार्जशीट आती है, फिर अगली बार आप ये कहते हैं कि नहीं, अभी हमको कुछ और लोग गिरफ्तार हुए और नई चार्जशीट आएगी।
तो जिस तरह भीमा कोरेगांव में आप इसको केस को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, पिछले 2 साल से यहाँ के बड़े बड़े बुद्धिजीवी अरेस्ट हुए थे भीमा कोरेगांव के केस में, उनका केस जो है वो कोर्ट में चल ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। यही टैक्टिक वो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। सर, उमर खालिद ने रिसेंटली कोर्ट को ये भी बताया दैट ही वाज नॉट बीइंग अलाउड टू कम आउट ऑफ हिज सेल, और उनसे कोई बात नहीं कर रहा था जेल में, और उसको उन्होंने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बुलाया। हाउ डू यू सी दिस बिहेवियर अगेंस्ट हिम? ये जो है ये सूरत गलत है। सिक्योरिटी का ये मतलब नहीं होता है कि वो जी आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का रिजल्ट दें। तो उस पर कोर्ट ने उसका बहुत सख्त नोटिस लिया और कोर्ट ने ये कहा कि अगले दिन के लिए हियरिंग को पोस्टपोन किया और ये कहा कि दूसरे दिन जेल सुप्रीटेंडेंट खुद आए यहाँ और वो बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दूसरे दिन फिर हियरिंग जब आई तो उमर खालिद ने खुद ही कहा कि मेरे ये कहने के बाद कल शाम में, यानी मतलब जिस दिन हियरिंग उससे एक दिन पहले जेल सुप्रीटेंडेंट पास में आए थे, उनको बाहर निकाला था। तो फिर कोर्ट ने ये कहा कि आपका मैनुअल क्या है, आप बताइए जेल का। तो कोर्ट ने बताया कि हम सनराइज से लेकर 12 बजे तक के और 3 बजे से लेकर सनसेट तक के लोगों को बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने कहा उमर के केस में ऐसा क्यों नहीं है? तो उनका उमर के केस में सिक्योरिटी के लिए हमने एक इंटरनल मेमो जारी किया था, इस वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन अब हम कोर्ट की आदेश का पालन करेंगे। तो कोर्ट ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए उनको कि आप इनको जो जेल का मैनुअल है उसी के हिसाब से ट्रीट करेंगे और इनके सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त करेंगे। तो ये एक तरह से हरासमेंट है और क्या है। और आप जानते हैं कि ये इनको अरेस्ट करना ही हरासमेंट था, उस पर इन पर इतने सारे सेक्शंस लगा दिए गए, इतने चार्जेस लगा दिए गए, और उसके बाद आप जेल के अंदर उनको ये गालिबन इंस्ट्रक्शन थे कि इनको जेल के अंदर भी हरासमेंट किया जाए। लेकिन कोर्ट ने बहुत सख्त नोटिस लिया है और अब उसके बाद थोड़ा सा बिहेवियर में तब्दीली आ रही है। सर, इंडिया में लॉ के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि वन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर चीज़ें अभी बदल रही हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट इन द केस ऑफ उमर खालिद बट सेवरल अदर्स हु हैव बीन फॉल्सली अक्यूज्ड. People have termed them as guilty even though they are just accused. How do you think is the judicial system changing in the country? मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरा ही इस बात का वो है कि उसको चेक किया जाए। इसलिए कि देखिए, एक आदमी को आप अरेस्ट करते हैं और मेरे पास ऐसे केसेस है, बहुत सारे इंस्टांसेस है कि यूएपीए में लोगों को अरेस्ट किया गया, 17 साल के बाद उनके बारे में कहा गया कि उन पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो बेगुनाह बाहर निकल के आए। अब किसी के 17 साल पूरी जवानी जाया हो गई, खत्म हो गया, वो क्या करेगा? किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिस पुलिस अधिकारी ने उसको उस पर यानी बेसलेस चार्जेस लगाकर जेल में डाला था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो ये जो पुलिस को ये हासिल है एक तरह की, पुलिस जो चाहे करे किसी के साथ में और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो, जब तक कि आप लॉ में ये संशोधन नहीं करेंगे उस वक्त तक कि ये सिलसिला चलता रहेगा। दूसरी बात ये कि देखिए, ये उमर के खिलाफ भी आरोप लगे हैं, मुझे यकीन है ये निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, केस वो जीत जाएंगे, लेकिन कितने साल बाद, कितने वक्त लगेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो किसी नौजवान को आप उम्र की उस वक्त गिरफ्तार करते हैं जब वो कुछ करने की पोजीशन में होता है, और उसके बाद उसको उस वक्त छोड़ते हैं बेगुनाह, उस वक्त साबित होता है वो कोर्ट से इतनी लंबी उसके बाद में, जब वो किसी काम के लायक नहीं होता है। तो ये जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें जबरदस्त संशोधन की जरूरत है। कानून तो बराबर ये कहता है कि a person is not he is innocent unless proved guilty. Yes. तो ये जो सिचुएशन है, ये बोलने के लिए तो अच्छा है, ये a person is innocent unless proof otherwise. The problem is that जिस दिन आपने उसको गिरफ्तार किया, जेल में आपने डाला उसको, आप बेल नहीं देते उसको, बाहर आने नहीं देते उसको, अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रखते हैं, अंदर साथ में मिसबिहेव करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, फिजिकल टॉर्चर करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं, जबकि उसका गुनाह अभी तक साबित ही नहीं हुआ कोर्ट के अंदर, जब तक कि उस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन ये जो बिहेवियर है, ये पूरा बिहेवियर जो है ये क्वेश्चनेबल भी है और ये इस पे हमें गौर करने की जरूरत है। मसला सिर्फ उमर खालिद का नहीं है, पता नहीं कितने लोग इस वक्त जेल में बंद हैं, जो कल वापस आएंगे तो उन पे कोई आरोप साबित नहीं होगा, लेकिन उनकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है जेल के अंदर खत्म हो जाएगा। तो ये उमर खालिद के बारे में आप जो बात कह रही हैं कि एक बड़ा सेक्शन है वो उनको आरोपी मान चुका है, उसकी एक और रीजन भी है। वो रीजन ये कि हमारा जो मीडिया है, अभी कोर्ट में केस चल नहीं रहा है,
लेकिन मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। मीडिया यानी हर आदमी को जिसको अरेस्ट किया जाता है उसको वो साबित कर देता है कि ये आरोपी है, ये जो है इसने ये क्राइम कमिट किया है, तो उसके बुनियाद पर ये सब होता है। तो आज हमारा मीडिया जो है वो निष्पक्ष नहीं है, वो जो है वो जो गवर्नमेंट और पुलिस के जो एलिगेशंस हैं उसके साथ खड़ा हो जाता है। इसको इसलिए हम उसको गोदी मीडिया कहते हैं। तो ये मीडिया का भी जो रोल है बहुत खराब रोल है, इसलिए कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है मीडिया। लेकिन अगर फोर्थ पिलर भी पब्लिक के साथ खड़ा ना हो और जो बेचारे बेगुनाह लोग हैं उनके साथ खड़ा ना हो और फिर वो इसी तरह के बेबुनियाद इल्जामात या बेसलेस एलिगेशंस के साथ खड़ा हो जाएगा, तो फिर आप किसी आदमी की कोई उसको सुरक्षा नहीं मिलेगी। तो ये भी एक रीजन है लोगों के मान लेने का। भाई मीडिया इतना लगातार बोलते रहता है और ऐसा लगता है कि वो उसने साबित कर दिया। आपको मालूम होना चाहिए 2016 में जब उमर को पहली बार अरेस्ट किया गया था जेएनयू के एक मामले में, हाँ जी, तो उस पर जो आरोप लगाए गए थे उसमें यह भी आरोप था कि वो कई बार पाकिस्तान गया है, कई बार देश से बाहर गया है और कई बार कश्मीर गया है, इस तरह के आरोप लगे थे। तो मैं मीडिया सामने आया, मैंने कहा जिस आदमी के पास पासपोर्ट नहीं है वो कैसे बाहर जाएगा बताइए, आप साबित कीजिए। तो उसके बाद से वो मीडिया ने चुप्पी साधी उस इशू के ऊपर में। लेकिन वो चाहे जो बोल दें, और उन्होंने कहा इतने सारे कॉल किए उसने। मैंने कहा अगर इतने सारे कॉल किए तो इसका मतलब वो 24 आवर्स तक कॉल ही कर रहा है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो ये ऐसे आरोप लगा सकते हैं जो एक कॉमन सेंस में भी एक आदमी अगर सोचने लगे तो उसे समझ नहीं आएगा किस तरह के आरोप लग रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट यूएपीए, एनएसए जैसे लॉज यूज़ कर रही है टू साइलेंस द वॉइसेस और टू कर्ब डिसेंट? क्योंकि अगर देखा जाए तो इट्स नॉट जस्ट उमर खालिद, आप डॉक्टर कफील खान की कहानी ले लीजिए या स्टैन स्वामी के ले लीजिए, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उठाया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है, लॉज लगा दिए जा रहे हैं जस्ट बिकॉज दे हैड समथिंग दैट वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया या उसको अकाउंटेबल होल्ड किया या डिसेंट किया। तो क्या आपको लगता है ऐसे लॉज यूज हो रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो जाए? बिकॉज बहुत लोगों ने कहा है दिस इज अ विच हंट, दिस इज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी। आपको क्या लगता है इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल सही कहा लोगों ने। देखिए बात ये है कि ये जो ड्रैकोनियन लॉज हैं यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, ये एक्सेप्ट ये जो है ना वो एक्सेप्शनल केसेस के लिए है, टेररिज्म के लिए है। लेकिन अब गवर्नमेंट में इसने संशोधन करके उसको एक इंडिविजुअल पे भी अप्लाई, पहले सिर्फ यूएपीए जो है किसी ना किसी संस्था पे लगता था, बिल्कुल, लेकिन अब इंडिविजुअल पे लगना शुरू हो गया है। और ये टेररिज्म के लिए कानून लाया गया था, अब हर काम पे इसको अप्लाई किया जा रहा है। और गवर्नमेंट समझती है इसको, पुलिस को भी इम्यूनिटी हासिल हो जाती है, गवर्नमेंट को भी इम्यूनिटी हासिल हो जाती है। अगर आपको ने किसी को अनलॉफुल एक्टिविटीज में डाल दिया तो 6 महीने तक तो बेल मिल ही नहीं सकती उसको। उसके बाद भी बेल देने के सिलसिले में बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ड्रैकोनियन लॉस का जो एप्लीकेशन है, इसको जिस तरह जनरलाइज करके इस्तेमाल किया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है और हमारे ख्याल से सिविल सोसाइटी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आप देखिए जिस जमाने में टाडा इस्तेमाल किया गया था हमारे यहाँ, टाडा जब कानून बना था 10 साल तक लागू रहा टाडा का कानून, 67,000 लोगों को उसके तहत गिरफ्तार किया गया था और 1% कन्विक्शन था उसके अंदर। इसका मतलब ये कि 99% लोग बेगुनाह थे जिनको अंदर फंसाया गया था। तो टाडा हो, पोटा हो या यूएपीए हो, ये इस तरह के, या मकोका हो, ये इस तरह के ड्रैकोनियन लॉज जो है वो बनाए ही इसलिए जाते हैं कि आप डिसेंट को, अपोजिशन को कैसे कर्ब करें, कैसे रोकें, कैसे उनकी आवाजों को बंद करें, इसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे ख्याल से किसी भी डेमोक्रेटिक और सिविल सोसाइटी के अंदर इस तरह के लॉस की कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। हमारे पास सीआरपीसी के अंदर सीपीसी के अंदर अच्छे खासे कानून मौजूद हैं, उससे हम क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ड्रैकोनियन लॉ तो एक तरह का गवर्नमेंट को लाइसेंस है कि जिसके खिलाफ चाहे इस्तेमाल करें। आज ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, आज इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, जिनसे आपको लगता है कि ये आवाज हमारे खिलाफ खड़ी हो सकती है, उसके खिलाफ आप इनकम टैक्स का छापा लगा दीजिए। तो ये जो गवर्नमेंट का जो अथॉरिटेरियन और आपके फांसीवादी जो रूप धारण कर रही है गवर्नमेंट, ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही नुकसानदायक है। और इसको रोका नहीं गया तो फिर हम समझते हैं कि 70 साल की कोशिशों से जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हमने बनाई है वो खत्म हो जाएगी।